विद्या संसार में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के इस नई और बेहद दिलचस्प गहन चर्चा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जी, सभी को नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो क्रॉनिकल्स ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी एंड इनोवेशन से ली गई है। मतलब इसमें विज्ञान के कुछ बहुत ही खास अंश हैं और आज का हमारा जो मिशन है वो थोड़ा अलग है। बिल्कुल, आज हम कुछ नया करने वाले हैं। हाँ, हम केवल स्थिर सामान्य ज्ञान या जिसे हम स्टैटिक जीके कहते हैं उसके 10 प्रश्न और उत्तर ही नहीं देखने वाले हैं, बल्कि हर प्रश्न के बाद हम उसकी गहराई में जाएंगे, उससे जुड़ी कोई अतिरिक्त जानकारी या संदर्भ समझेंगे। और ये बहुत जरूरी भी है। मतलब देखिए, आज के इस डिजिटल युग में जहां हर सेकंड हमारे फोन पर नई जानकारियों की बाढ़ आती रहती है, हम अक्सर सूचनाओं के इस शोरगुल में खो जाते हैं। सही बात है। ऐसे में बुनियादी और स्थिर ज्ञान को समझना एक तरह से हमारे लिए लंगर का काम करता है। जब हम इन 10 मूलभूत खोजों पर गौर करते हैं तो हमें एहसास होता है कि आज की ये जटिल दुनिया रातों रात नहीं बनी है। बिल्कुल नहीं बनी है। ये उन चुनिंदा विचारों की नींव पर खड़ी है जिन्होंने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस ब्रह्मांडीय यात्रा की शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। जी, बताइए। तो पहला सवाल ये है कि इस ब्रह्मांड को बांध कर रखने वाले अदृश्य बल यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका सीधा सा उत्तर है आइजैक न्यूटन। न्यूटन। हमने बचपन में वो सेब गिरने वाली कहानी तो बहुत सुनी है, लेकिन अगर हम इसके दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रभाव की बात करें तो यह बात एक सेब के गिरने से कहीं ज्यादा बड़ी है ना? अरे बिल्कुल। अगर हम इसकी पीछे के दर्शन को समझें तो न्यूटन की इस खोज का सबसे क्रांतिकारी पहलू ये था कि इसने दुनिया को जादू के चश्मे से हटाकर गणित और तर्क के चश्मे से देखना सिखाया। मतलब हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। हाँ, न्यूटन से पहले आकाशीय पिंडों की गति या पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को अक्सर किसी रहस्यमयी शक्ति का परिणाम माना जाता था, लेकिन न्यूटन ने साबित किया कि ब्रह्मांड कुछ निश्चित गणितीय नियमों के अनुसार काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वे नियम पृथ्वी पर भी उतनी ही लागू होते हैं जितने कि अंतरिक्ष में तारों पर। एकदम सही। इस एक सिद्धांत ने मानव जाति को यह विश्वास दिलाया कि ब्रह्मांड कोई पहेली नहीं है, इसे डिकोड किया जा सकता है। और डिकोड करने की इसी क्षमता ने हमें हमारी दुनिया से बाहर देखने की ताकत दी, जो हमें हमारे दूसरे सवाल तक ले जाती है। दूसरा प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? इसका उत्तर है प्रोक्सिमा सेंटोरी। प्रोक्सिमा सेंटोरी। हाँ, रात के आसमान में तो अनगिनत तारे हैं, लेकिन ये पहचानना कि हमारा सबसे करीबी पड़ोसी कौन है, ये विज्ञान का एक बहुत बड़ा कदम है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हमने इस पड़ोसी को वहां जाके नहीं खोजा। हाँ, हम वहां गए थोड़े थे। बिल्कुल। हमने पृथ्वी पर बैठे बैठे प्रकाश की गति, गुरुत्वाकर्षण के नियमों और दूरबीनों की मदद से इस सुदूर तारे के अस्तित्व को समझा। ये खोज हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा सूर्य, जो हमें इतना विशाल लगता है, असल में एक बहुत बड़े परिवार का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। सही कहा। अब एक तरफ तो हम तारों की असीम दूरियों का नाप रहे थे और दूसरी तरफ विज्ञान चीजों की सबसे सूक्ष्म गहराई में भी गोता लगा रहा था। तो हमारा तीसरा सवाल है, विज्ञान की दुनिया में पदार्थों का सम्राट या एम्परर ऑफ मटेरियल्स किसे कहा गया है? इसका जवाब है नील्स बोहर। नील्स बोहर। ये उपाधि, मतलब किसी वैज्ञानिक को सम्राट कहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये उपाधि उनके काम की गहराई को बिल्कुल सही ठहराती है। आप देखिए, अगर न्यूटन ने बड़ी दुनिया के नियमों को सुलझाया था तो नील्स बोहर ने सबसे सूक्ष्म दुनिया के नियमों को डिकोड किया। परमाणुओं की दुनिया। जी। एक सम्राट वो होता है जो अपने साम्राज्य की हर छोटी बड़ी संरचना को समझता है। बोहर ने हमें परमाणुओं के मॉडल से समझाया कि हमारे आसपास मौजूद हर एक ठोस वस्तु, गैस या तरल पदार्थ, असल में किन मूलभूत चीजों से बना है। उन्होंने पदार्थ की वास्तुकला को हमारे सामने खोलकर रख दिया। बिल्कुल। और जब आप ये समझ लेते हैं कि पदार्थ कैसे बनता है तो आप एक तरह से भौतिक विज्ञान के शासक बन जाते हैं। क्या बात है। अब ब्रह्मांड और पदार्थ को समझने के बाद इंसान केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रहा, उसने सीमाओं को लांघना शुरू किया। तो चौथा सवाल, जो इतिहास के सबसे बड़े पलों में से एक है, चंद्रमा पर पहला कदम किसने और कब रखा था?
नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969। ये केवल एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, है ना? ये पूरी मानव प्रजाति के लिए एक मनोवैज्ञानिक क्रांति थी। पृथ्वी के बाहर कदम रखना। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन की सफलता नहीं थी, ये एक प्रजाति के रूप में हमारे विकास का नया चरण था। लाखों सालों से इंसान की हर पीढ़ी गुरुत्वाकर्षण से बंधी थी। उसी गुरुत्वाकर्षण से जिसकी हमने शुरुआत में बात की। हाँ, हम केवल आसमान की ओर देख सकते थे, लेकिन आर्मस्ट्रॉन्ग के उस कदम ने साबित कर दिया कि हम अपनी बुद्धि से उन जीव वैज्ञानिक सीमाओं को पार कर सकते हैं। उस दिन हम एक अंतरिक्ष विहारी प्रजाति बन गए। मतलब हम सिर्फ अपनी जन्मभूमि तक सीमित नहीं हैं, और अंतरिक्ष की इस यात्रा में भारत ने भी बहुत बड़ी छलांग लगाई। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? यह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। अब चंद्रमा पर इंसान का जाना एक अन्वेषण था, लेकिन आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में जाना एक विकासशील राष्ट्र के अपने भविष्य को आसमान से जोड़ने की महत्वाकांक्षा थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो वो अंतरिक्ष को जीतने का साहसिक प्रयास था, लेकिन आर्यभट्ट जैसे उपग्रहों की बात करें तो वो अंतरिक्ष का लोकतांत्रीकरण है। लोकतांत्रीकरण मतलब ये कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल कुछ चुनिंदा महाशक्तियों का खेल नहीं रह गया। उपग्रह तकनीक ने अंतरिक्ष को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ दिया, चाहे मौसम की जानकारी हो या संचार। हाँ, आर्यभट्ट ने भारत के लिए उस अनंत आकाश के दरवाजे खोले जहां अंतरिक्ष देश के विकास का एक प्रमुख साधन बन गया। बिल्कुल। खैर, हम आसमान की गहराइयों में तो चले गए, लेकिन हम नीचे समंदर की गहराइयों में भी उतरना चाहते थे। हमारा छठा सवाल है, पनडुब्बी यानी सबमरीन का आविष्कार किसने किया था? पनडुब्बी का आविष्कार डेविड बुशनेल ने किया था। डेविड बुशनेल। अंतरिक्ष का निर्वात और महासागर की गहराइयों का भारी दबाव दोनों ही जगह इंसान के टिकने के लिए नहीं बनी है। यही तो मानव स्वभाव की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी जिज्ञासा हमारी शारीरिक सीमाओं से कहीं आगे जाती है। समुद्र की गहराइयां अंतरिक्ष से कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। वहां घुप अंधेरा है, भयानक दबाव है, सांस लेने के लिए हवा तक नहीं है। हाँ, और डेविड बुशनेल का ये आविष्कार इस बात का प्रमाण है कि इंसान अपने आसपास एक कृत्रिम पर्यावरण बनाने में कितना सक्षम है। हमने धातु का एक ऐसा बुलबुला बनाया जो उस भयानक दबाव को झेल सके। ये इस बात की घोषणा थी कि पृथ्वी पर कोई भी वातावरण मानव की पहुंच से बाहर नहीं है। बिल्कुल सही। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बाहरी दुनिया को जीतने के बाद विज्ञान ने हमारे अपने अस्तित्व की पहेली को सुलझाया। तो 7वां सवाल है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की महान खोज जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। वॉटसन और क्रिक, ये सिर्फ जीव विज्ञान का एक तथ्य नहीं है, ये इस बात का जवाब है कि हम जो हैं वो क्यों हैं। अगर हम विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़े पैराडाइम शिफ्ट की बात करें तो वो यही है। डीएनए की खोज ने जीव विज्ञान को देखने का नजरिया बदल दिया। उससे पहले जीवन को एक जादुई प्रक्रिया माना जाता था, लेकिन वॉटसन और क्रिक ने बताया कि ये एक कोड है। हाँ, दुनिया को दिखाया कि जीवन कोई रहस्य नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल कोड है। डीएनए वो जैविक सॉफ्टवेयर है जो तय करता है कि एक जीव कैसा दिखेगा। इसने चिकित्सा और आनुवंशिकी में क्रांति ला दी। जैविक सॉफ्टवेयर और कोड, ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। और जैसे ही हम कोड या सूचना की बात करते हैं तो हमारा 8वां सवाल सामने आता है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार गुग्लियल्मो मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी का रेडियो। वॉटसन और क्रिक ने शरीर के अंदर की सूचनाओं को समझा और मार्कोनी ने बाहरी दुनिया में सूचनाओं को फैलाने का तरीका ढूंढ निकाला। मुझे ये तुलना बहुत पसंद आई। अगर आप गहराई से सोचें तो डीएनए और रेडियो दोनों ही मूल रूप से एक ही काम करते हैं, सूचनाओं का संचार। बिल्कुल। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचना ले जाता है और रेडियो दूरियों के पार सूचनाओं को ले जाता है। रेडियो से पहले जानकारी फैलने की गति बहुत धीमी थी, लेकिन मार्कोनी ने अदृश्य विद्युत मुंबकीय तरंगों का उपयोग करके पूरी दुनिया को जोड़ दिया। हवा में तैरती हुई आवाज बिना किसी तार के, इसने तो मानव समाज के काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, ये भौगोलिक सीमाओं का एक तरह से तकनीकी अंत था। अब हमारी इस चर्चा के अंतिम चरण में आते हैं, जो हमारी भौतिक दुनिया को बदलने के बारे में है। 9वां सवाल है, दुनिया के काम करने के तरीके को बदलने वाले बल्ब का आविष्कार किसने किया? इसका जवाब हम सभी जानते हैं, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। सतही तौर पर देखें तो ये सिर्फ कांच के गोले के अंदर चमकती रोशनी है,
लेकिन इसका प्रभाव मानव सभ्यता पर बहुत गहरा रहा है। एडिसन का ये आविष्कार केवल रोशनी नहीं था, ये समय पर विजय प्राप्त करने के बारे में था। सभ्यता की शुरुआत से ही हमारा जीवन सूर्य की गति से तय होता था। सूरज ढला और काम बंद। बिल्कुल। इंसान प्रकृति के चक्र का गुलाम था, लेकिन उस एक छोटे से बल्ब ने रात के अंधेरे पर हमारी जीत तय कर दी। इसने दिन की लंबाई बढ़ा दी, फैक्ट्रियां रात में काम करने लगीं। ये प्रकृति के खिलाफ हमारा एक तकनीकी विद्रोह था। समय पर विजय। और अब हम आते हैं अपने 10वें और आखिरी सवाल पर, जो निर्माण पर विजय के बारे में है। पहले 3D प्रिंटर का विकास किसने किया था? पहले 3D प्रिंटर का विकास चार्ल्स हॉल ने किया था। चार्ल्स हॉल। हमने गुरुत्वाकर्षण से शुरुआत की थी और अब हम एक ऐसी मशीन पर आ गए हैं जो डिजिटल कल्पनाओं को भौतिक वास्तविकता में बदल देती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है हमारे भविष्य के लिए? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। 3D प्रिंटिंग कोई आम विकास नहीं है, ये उत्पादन के दर्शन में बदलाव है। हजारों सालों से इंसान चीजों को सब्ट्रैक्टिव तरीके से बनाता आया है। मतलब पत्थर या लकड़ी को काटकर, तराश कर? हाँ, फालतू हिस्से को हटाकर। लेकिन चार्ल्स हॉल की मशीन एडिटिव निर्माण पर आधारित है। ये शून्य से शुरू करती है और परत दर परत केवल वही जोड़ती है जो जरूरी है। इसका मतलब अगर हम कंप्यूटर पर कुछ डिजाइन कर सकते हैं तो उसे भौतिक रूप में बना भी सकते हैं। बिल्कुल, ये निर्माण का लोकतंत्रीकरण है। विचारों और भौतिक वस्तुओं के बीच की दूरी अब खत्म हो रही है। क्या बात है! ये चर्चा सचमुच दिमाग को नई दिशाओं में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हमने केवल 10 स्थिर सामान्य ज्ञान के सवाल ही नहीं पढ़े, बल्कि मानव सभ्यता के विकास की एक पूरी रूपरेखा देखी है। जी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से लेकर प्रॉक्सिमा सेंटोरे की दूरी, नील्स बोहर का सूक्ष्म परमाणु, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर कदम, आर्यभट्ट की उड़ान और डेविड बुशनेल की पनडुब्बी तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, वॉटसन और क्रिक का डीएनए कोड, मार्कोनी का रेडियो, एडिसन का बल्ब और आखिर में चार्ल्स हॉल का 3D प्रिंटर। हाँ, जब हम इन कड़ियों को जोड़ते हैं तो समझ आता है कि हम कितने शक्तिशाली नवाचारों की नींव पर खड़े हैं। आपने बहुत ही गहराई से इस यात्रा को समझाया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया। अब मैं हमारे श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हमने अदृश्य गुरुत्वाकर्षण को समझने से लेकर 3D प्रिंटर से अपनी कल्पनाओं को ठोस रूप देने तक का सफर तय कर लिया है। अब जब हम जीव विज्ञान के कोड को पढ़ सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं, तो असली और शायद सबसे डरावना सवाल ये नहीं है कि अब हम आगे क्या बना सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि अब हमें आगे क्या बनाना चाहिए। हमारी नैतिकता का असली परीक्षण अब शुरू होता है। आप सभी इस पर जरूर विचार कीजिएगा। चलो अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। सोचिए, एक तरफ एक पूरा देश उबल रहा है, सड़कों पर करो या मरो की गूंज है। हाँ, जहाँ कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और फिर उसके ठीक कुछ ही सालों बाद वही देश दुनिया का सबसे शांत और सबसे बड़ा चुनाव करवा रहा है। एकदम विपरीत स्थिति है ना? जी, मतलब एक तरफ उग्र क्रांति की आग है और दूसरी तरफ मतपेटियों की खामोश शांति। मैं सोच रही थी कि ऐसा चमत्कार आखिर होता कैसे है। असल में ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। वही तो। आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने वाले हैं। और ये तलाश बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि देखिए अक्सर हम इतिहास को अलग अलग तारीखों की तरह देखते हैं। हाँ, जो काफी बोरिंग और रटने वाला काम लगता है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये सब ना एक बहुत ही जटिल और आपस में जुड़ी हुई व्यवस्था का हिस्सा है। सही कहा। और इसी व्यवस्था को डिकोड करने के लिए आज हमारे पास है एक बेहद दिलचस्प स्रोत, क्रॉनिकल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड गवर्नेंस। ये एक बहुत ही शानदार स्रोत है। इस स्रोत से हमने 10 ऐसे बुनियादी तथ्य निकाले हैं जिन्हें आमतौर पर सिर्फ स्टैटिक जीके या सामान्य ज्ञान मानकर रट लिया जाता है। लेकिन आज हम रटने वाले नहीं हैं। एकदम नहीं। हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये 10 तथ्य असल में भारत के निर्माण की पूरी ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। मतलब कैसे एक प्राचीन सभ्यता ने आधुनिक लोकतंत्र का रूप लिया। तो चलिए इतिहास की उस जमीन पर चलते हैं जहां से भारत के एक आधुनिक राष्ट्र बनने की नींव पड़ी। हाँ, तो स्रोत का पहला तथ्य लेते हैं। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जी, एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। बिल्कुल। एक स्वतंत्र देश की कमान संभालना कोई मामूली बात नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे जैसे आप एक विशाल और बिल्कुल नए समुद्री जहाज के पहले कप्तान बन रहे हों। बहुत ही सटीक तुलना है ये। शुक्रिया। लेकिन और यहीं पर स्रोत का दूसरा तथ्य आता है। वो जहाज किसी शांत डॉकयार्ड में नहीं बना था। उसे बनाने की शुरुआत दशकों पहले के तूफानों में हुई थी। आप 1920 की बात कर रही हैं ना? जी हाँ। हमारा दूसरा तथ्य ये है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया था। तो मेरा सवाल ये है कि 1920 के उस आंदोलन ने ऐसा क्या किया जिसने दशकों बाद नेहरू जैसे नेताओं के लिए उस जहाज का कप्तान बनने का मंच तैयार किया? देखिए, ये जो आपने जहाज वाली एनोलॉजी दी है ना, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, वो सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। अच्छा, तो फिर वो क्या था? वो असल में जनता के मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी सर्जरी थी। हाँ। जरा उस समय के हालात की कल्पना कीजिए। एक विदेशी सत्ता ने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया था। उन्होंने लोगों के दिमाग पर भी कब्जा कर रखा था। बिल्कुल। लोगों को लगता था कि ब्रिटिश हुकूमत अजेय है, अदालतें उनकी हैं, स्कूल उनके हैं, प्रशासन उनका है। तो 1920 में जब गांधी जी ने आह्वान किया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके हथियार उठा लो। हाँ, उन्होंने तो अहिंसा का रास्ता चुना था। जी, उन्होंने कहा, हम इस व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। मतलब एक तरह से जो सत्ता का डर था, उसे दिमाग से निकालने का काम किया गया। एकदम सही। जब एक आम आदमी ने विदेशी कपड़े पहनने से मना कर दिया या वकीलों ने अदालतों में जाना छोड़ दिया, तो अचानक वो जो डर का ढांचा था ना, वो ढहने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। बिल्कुल। जब तक लोग मानसिक रूप से आजाद महसूस नहीं करेंगे, तब तक देश को आजाद कराने का कोई मतलब ही नहीं है। 1920 में बोए गए इसी निडरता के बीज ने वो जमीन तैयार की जिस पर पूरा राजनीतिक तंत्र खड़ा हुआ। तो जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, हाँ, तो हमें यह समझना होगा कि उन्हें जो नागरिक मिले वे डरे हुए गुलाम नहीं थे। वे जागरूक लोग थे। बिना उस मनोवैज्ञानिक आजादी के शासन करने के लिए कोई एकताबद्ध समाज होता ही नहीं। ये बहुत ही गहरा नजरिया है। यानी कप्तान को जो जहाज मिला, उसकी हर एक लकड़ी उन पुराने संघर्षों के आत्मविश्वास से बनी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मान लीजिए कि जहाज बन गया, लोग निडर हो गए और कप्तान भी आ गया। अब उस जहाज को चलाने के लिए कुछ दिशा निर्देशों की भी तो जरूरत होगी। बिना नियमों के तो कोई देश नहीं चल सकता। वही ना, कोई भी देश सिर्फ जज्बातों से नहीं चलता। और यहीं हमारे स्रोत के अगले दो तथ्य सामने आते हैं, जो संविधान और अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। ये राष्ट्र निर्माण का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। जी, तो स्रोत के अनुसार भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एक ऐतिहासिक दिन। और इसके समानांतर ही एक और बड़ी घटना घटी थी। हमारा चौथा तथ्य है कि भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। तो इसे समझने के लिए एक तुलना करते हैं। मान लीजिए कि संविधान एक घर की रूल बुक है, जो ये तय करती है कि सबको समान अधिकार मिलेंगे। जी। और जो बजट है, वो इस घर की महीने के खर्चे की डायरी है। देखिए, आपकी डायरी वाली बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमति जताना चाहूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि एक नवजात देश का बजट सिर्फ खर्च की डायरी नहीं होता। ये एक राजनीतिक और अपना अस्तित्व बचाने वाला हथियार होता है। मैं समझ नहीं पाई, थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? जरूर। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उसने नागरिकों को बहुत से अधिकार दिए, जैसे समानता का अधिकार, जीने का अधिकार। हाँ, ये तो हमारे बुनियादी अधिकार है। लेकिन बिना पैसों के और बिना किसी ठोस आर्थिक रणनीति के वे सभी संवैधानिक वादे महज कागज के टुकड़े थे। ये तो है। अगर संविधान कहता है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए स्कूल तो बनाने ही पड़ेंगे, और स्कूल हवा में तो बनेंगे नहीं। एकदम सही। और यहीं पर आर.के. षणमुखम चेट्टी की भूमिका ऐतिहासिक हो जाती है। जब उन्होंने पहला बजट पेश किया, तो देश बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था। शरणार्थियों की भी बहुत बड़ी समस्या थी उस वक्त। जी, और खजाना लगभग खाली था। तो चेट्टी साहब के सामने चुनौती सिर्फ पैसे गिनने की नहीं थी। चुनौती ये तय करने की थी कि सीमित संसाधनों को कैसे बांटा जाए, ताकि वो जो नया संविधान बना है, वो जिंदा रह सके।
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि R.K. शनमुखम चेट्टी का पहला बजट दरअसल उस संविधान को जमीन पर उतारने का इंजन था। बिल्कुल, एकदम सही शब्द है, इंजन। बिना एक मजबूत आर्थिक आधार के दुनिया का कोई भी बेहतरीन संविधान टिक नहीं सकता। ये दोनों एक ही शरीर के मस्तिष्क और हृदय की तरह हैं। इस नजरिए से देखने पर इतिहास कितना अलग लगने लगता है। मतलब ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये सर्वाइवल की कहानी है। बिल्कुल, ये अस्तित्व बचाए रखने की ही लड़ाई थी। लेकिन इस सर्वाइवल की कहानी में मुझे एक बहुत अजीब सा विरोधाभास भी दिखता है। जब हम अपना शासन आकार दे रहे थे, तब दुनिया भी बहुत तेजी से बदल रही थी। हाँ, वैश्विक स्तर पर काफी उथल-पुथल मची हुई थी। तो स्रोत के अगले 2 तथ्य मुझे सच में बहुत हैरान करते हैं। 5वां तथ्य ये है कि 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1944। जी। मतलब भारत तब तक आजाद भी नहीं हुआ था। दुनिया भर के ताकतवर देश मिलकर एक नई वैश्विक व्यवस्था, एक विश्व बैंक बना रहे थे। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव था पूरी दुनिया के लिए। और दूसरी तरफ स्रोत हमें अपने छठे तथ्य के जरिए एक बहुत ही प्राचीन चेहरे की याद दिलाता है। अशोक महान कहलाने वाले भारतीय शासक सम्राट अशोक, जी जिन्होंने सदियों पहले एक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी थी। जी। तो मेरा सवाल ये है कि जब एक आधुनिक भारत बन रहा था, तो क्या वो बाहरी वैश्विक दबावों जैसे 1944 में बने विश्व बैंक से ज्यादा प्रभावित था, या फिर शासन के मामले में उसका आंतरिक कंपास सम्राट अशोक जैसे अपने ही प्राचीन आदर्शों की तरफ इशारा कर रहा था? देखिए, ये एक बहुत ही गहरी वैचारिक बहस है, लेकिन ये कोई या तो ये या वो वाली स्थिति नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? असल में ये इन दो अलग अलग ताकतों का बहुत ही दिलचस्प मिलन है। 1944 में जो विश्व बैंक बना, तो इसका मतलब था कि दुनिया अब जुड़ रही है। अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हो रही थीं। बिल्कुल। जब भारत आजाद हुआ, तो वो इस वैश्विक व्यवस्था को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये एक व्यवहारिक जरूरत थी। हाँ, व्यापार और आर्थिक मदद के लिए तो जुड़ना ही पड़ेगा। जी। लेकिन उस व्यवहारिकता के भीतर एक आत्मा भी तो चाहिए, और यही सम्राट अशोक आते हैं। कैसे? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने शासन की परिभाषा ही बदल दी थी। उन्होंने नैतिक शासन और प्रजा की सेवा की अवधारणा रखी, जिसे हम आज वेलफेयर स्टेट कहते हैं। ओह, तो मतलब जब आधुनिक भारत का निर्माण हुआ, तो हमने संस्थाएं भले ही विश्व बैंक जैसी आधुनिक अपनाई, हाँ, लेकिन उनके पीछे का जो उद्देश्य था, जैसे गरीबी हटाना, स्वास्थ्य और शिक्षा पहुंचाना, वो सम्राट अशोक के दर्शन से जुड़ा था। एकदम सही। हमने ढांचा आधुनिक लिया, लेकिन उसके भीतर जो सॉफ्टवेयर डाला, वो हमारे प्राचीन नैतिक मूल्यों का था। क्या बात है! मतलब हम दुनिया के साथ कदम मिला रहे थे, लेकिन अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े हुए थे। और यही संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यह ऐतिहासिक संतुलन वाकई अचंभित करने वाला है। चलिए अब इस कहानी की एक और परत को उधेड़ते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। हमारे स्रोत के अगले तथ्य हमें फिर से समय में पीछे ले जाते हैं, 19वीं सदी में। हमारा 7वां तथ्य है कि 19वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय थे। जी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। हाँ, ये वो समय था जब आजादी की लड़ाई बस एक वैचारिक रूप ले रही थी। लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का बीज बोया जा रहा था। ये बहुत शुरुआती दौर था संघर्ष का। लेकिन इसके ठीक समानांतर स्रोत एक और तथ्य रखता है। 8वां तथ्य, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक बार फिर से 2 अलग-अलग दिशाओं में जाने वाले तथ्य। मुझे तो ये सच में एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। जरा सोचिए, एक तरफ लाला लाजपत राय जैसे नेता अपना खून पसीना बहाकर ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें खोदने में लगे थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसी ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 में आरबीआई जैसी इतनी महत्वपूर्ण आर्थिक संस्था बन रही थी। मतलब हम जिनसे लड़ रहे हैं, उन्हीं के समय में हमारी भविष्य की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन बन रहा है। ये तो ऐसा है जैसे आप एक मकान ढहाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी समय उस मकान के बेसमेंट में कोई नया पावर ग्रिड लगा रहा है। हाँ, आपकी ये पावर ग्रिड वाली बात बहुत सटीक है, लेकिन मैं बताऊं, ये कोई विरोधाभास नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये दरअसल राष्ट्र निर्माण की वो जटिल प्रक्रिया है जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम केवल सड़कों पर या पुलिस की लाठियां खाने से नहीं लड़ा जा रहा था। तो और किस स्तर पर लड़ा जा रहा था? जब 19वीं सदी में लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने राष्ट्रवाद जगाया,
तो उन्होंने भारतीयों के भीतर ये विश्वास भी पैदा किया कि हम अपना प्रशासन खुद चला सकते हैं। मतलब हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। जी। और जैसे जैसे आज़ादी की मांग तेज हुई, ये साफ होने लगा कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए एक बेहद मजबूत आर्थिक ढांचे की जरूरत होगी। तो क्या ये एक अप्रैल 1935 को बनी आरबीआई उसी आवश्यकता का नतीजा थी? बिल्कुल। भले ही इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई हो और शुरुआत में इसका उद्देश्य उनके हितों को साधना रहा हो, लेकिन एक आधुनिक अर्थव्यवस्था को बिना एक केंद्रीय बैंक के नहीं चलाया जा सकता। और जब देश आजाद हुआ तो यही पावर ग्रिड हमारे काम आया। एकदम सही। स्वतंत्रता सेनानियों ने जो वैचारिक लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल की, उसे संभालने का काम इसी 1935 में बनी संस्था ने किया। अरे वाह, मतलब दोनों चीजें समानांतर चल रही थीं। एक तरफ लोगों को जगाने का काम और दूसरी तरफ देश को चलाने वाली मशीनरी का तैयार होना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ये सच में नजरिया बदल देने वाली बात है। अब हम इस गहन चर्चा के सबसे चरम बिंदु की ओर आ रहे हैं, जो कि इतिहास का सबसे नाटकीय मोड़ है। बिल्कुल। हमारी स्रोत सामग्री के अंतिम 2 तथ्य सीधे उस ज्वालामुखी से जुड़ते हैं जिसे एक आधुनिक लोकतंत्र का जन्म हुआ। चलिए देखते हैं वे तथ्य क्या हैं। हमारा नवा तथ्य है कि भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1951 में हुआ था। एक बहुत ही विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया। और जो हमारा 10वां और अंतिम तथ्य है वो ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ये दोनों तथ्य इतिहास के सबसे हिंसक और सबसे शांत बिंदुओं को एक ही फ्रेम में लाते हैं। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान और हैरान करती है। अगर हम ध्यान दें तो करो या मरो कोई साधारण नारा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक अंतिम चेतावनी थी। हाँ, 1920 के असहयोग आंदोलन में हमने गांधी जी का ऐसा उग्र रूप नहीं देखा था। ये तो आजादी की आखिरी धधकती हुई आग थी, या तो आजादी मिलेगी या जान जाएगी। जी। और फिर उसी उबलते हुए समाज से निकलकर 1951 में देश ने अपना पहला लोकसभा चुनाव करवाया। मेरा सवाल ये है कि करो या मरो की उग्रता से चुनाव की शांति तक का ये सफर कैसे संभव हुआ? इस सफर को समझना ना मानव इतिहास के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक को समझना है। वो कैसे? देखिए, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो वो सदियों की गुलामी और हताशा का अंतिम विस्फोट था। हाँ, इतना लंबा शोषण सहने के बाद गुस्सा तो फूटेगा ही। बिल्कुल। और ऐसी प्रचंड ऊर्जा अक्सर विनाशकारी साबित होती है। हमने दुनिया के कई देशों में देखा है कि जब वो आजाद हुए तो वहां गृह युद्ध छिड़ गया, या फिर कोई तानाशाही आ गई। जी हाँ, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। और यहीं पर 1951 के पहले लोकसभा चुनाव का महत्व समझ में आता है। भारत के संस्थापकों ने उस क्रांतिकारी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने दिया। मतलब उन्होंने उसे कोई नई दिशा दी। एकदम सही, उन्होंने उसे एक संस्थागत दिशा दे दी। करो या मरो की उस अंतिम लड़ाई ने दरअसल 1951 के चुनाव के लिए ही जमीन तैयार की थी। ओह, मतलब सड़कों पर बहने वाली वो उग्रता दरअसल उस मतपेटी तक पहुंचने का ही रास्ता थी। बिल्कुल। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना करो या मरो के ब्रिटिश सत्ता कभी भारत नहीं छोड़ती। हाँ। और बिना 1951 के चुनावों के वो आज़ादी कभी सुरक्षित नहीं रह पाती। जो ऊर्जा अंग्रेजों को निकालने के लिए इस्तेमाल हुई थी, हमारे नेताओं ने उसी ऊर्जा को एक नया लोकतंत्र चुनने में लगा दिया। क्या बात है। ये दुनिया के लिए सच में एक बहुत बड़ा सबक था कि कैसे एक क्रांति को शांतिपूर्ण लोकतंत्र में बदला जाता है। बिल्कुल, ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। क्या अद्भुत यात्रा रही है ये। इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेट कर देखें तो इन 10 तथ्यों में सिर्फ सामान्य ज्ञान के सवाल नहीं थे, इनमें भारत के जन्म की पूरी मेकिंग ऑफ छिपी हुई थी। सच कहा आपने। हर तथ्य पिछले वाले से जुड़ा है और अगले की जमीन तैयार कर रहा है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 19वीं सदी में लाला लाजपत राय के संघर्षों से जो वैचारिक आग सुलझी, उसने 1920 के आंदोलन के जरिए एक निडर समाज बनाया। जी। और उसी निडरता ने करो या मरो का रूप लिया। फिर आजादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में पहले प्रधानमंत्री को कमान मिली। और फिर उस राष्ट्र को चलाने के लिए 1950 में लागू हुए संविधान की जरूरत पड़ी। हाँ, लेकिन वो संविधान तब तक काम नहीं करता जब तक कि आर.के. शनमुगम चेट्टी के पहले बजट और 1935 में बनी आरबीआई जैसी संस्थाओं का आर्थिक इंजन उनके पीछे न लगा हो। एकदम सही। और सबसे खूबसूरत बात ये रही कि विश्व बैंक जैसी आधुनिक व्यवस्था के बीच भी हमारा मूल दर्शन सम्राट अशोक के कल्याणकारी आदर्शों से ही प्रेरित रहा।
और इन सब का अंतिम परिणाम था 1951 का वो पहला लोकसभा चुनाव, जिसने भारत को हमेशा के लिए एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। ये साबित करता है कि इतिहास कभी टुकड़ों में नहीं घटता। जी, तो आइए इस चर्चा के अंत में इस पर गौर करें। 19वीं सदी के शुरुआती संघर्ष से लेकर 1951 के पहले चुनावों तक का ये सफर हमें ये सिखाता है कि एक सशक्त देश केवल नारों या चमत्कारों से नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। उसे बनने के लिए सम्राट अशोक जैसे नैतिक विजन की जरूरत होती है, और उस विजन को जमीन पर टिकाए रखने के लिए संविधान, बजट और रिजर्व बैंक जैसे मजबूत ढांचों की आवश्यकता होती है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। अगली बार जब भी कोई स्टैटिक जीके का तथ्य सामने आए तो सोचेगा कि उस एक छोटी सी लाइन के पीछे इतिहास की कितनी लंबी कहानी छिपी हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।